वेलकम स्टूडेंट। इसमें हम दो दो टॉपिक करके कवर करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं और बच्चों के द्वारा मुझे फ़ोन से जो पता चला है मैं सभी को कवर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा ही मात्रक भी पूछे जा रहे हैं तो सभी को एक एक करके हम लोग कवर कर लेंगे। समय नहीं है। अगर आपका 3 से 4 प्रश्न भी फंस जा रहा है तो आप ये समझिए कि सिलेक्शन के बिल्कुल करीब है और अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि मैंने लगभग लगभग सभी को न्यूमेरिकल और सभी फिजिक्स के क्वेश्चन करवा दिए हैं। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10⁶ जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम हो जाए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विस्थापन का एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन का एसआई इकाई होता है मीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो यहाँ पे एक समान कहा गया तो देखेंगे कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है और दूरी का होता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई इकाई जो है वो ओम है, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया। आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। कार्य का क्या होता है? जूल होता है। और बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल की तो जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। शक्ति का इकाई को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? आपसे पूछा गया है दबाव, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किस यूनिट में मापी जाती है? तो एस्ट्रोनॉमिकल, जिसे हम खगोलीय दूरी कहते हैं, जो कि बी में दिया गया है। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट न्यूटन है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। न्यूटन m2 kg की इकाई क्या है आपको बताना है, तो देखते ही पता चल गया होगा। गुरुत्वाकर्षण की सार्वभौमिक का नियंत्रक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है आपसे पूछा गया है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई बल एक ही है? तो बल और उत्क्षेप बल जो है, ये दोनों की इकाई एक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एमएस के पावर -2, यहाँ पे पावर -2 है दोस्त। निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो यह है त्वरण की, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। न्यूटन किसका है आपको पूछा गया है यहाँ पे 17 नंबर की एसआई इकाई न्यूटन किसकी है? तो न्यूटन है वजन और बल का, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान क्या होता है? केल्विन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो त्वरण का होता है, दूरी का होता है, वेग का, लेकिन समय का नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है? तो 1.01 गुणे 10⁵ पास्कल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक मैंने आपको बताया दोस्त कि कार्य का मात्रक जूल है, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है? तो डेसिबल देखेंगे, जो ध्वनि है सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील नौसंचालन की दूरी की इकाई ये भी सही है, लेकिन डाप्सन ऊष्मा गलत है, वो ऊष्मा नहीं होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भार का एसआई इकाई क्या है? तो भार का होता है न्यूटन, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। संवेग की इकाई क्या है आपसे पूछा गया है? तो संवेग की इकाई होता है किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -1, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में शक्ति, तो उद्योग में शक्ति मतलब अश्वशक्ति, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो सापेक्षिक घनत्व जो दिया गया है, ऑप्शन बी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रदीप्त को माप निम्न में से किसके उपयोग करके किया जाता है? तो प्रदीप्त का माप लक्स मीटर, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। आवेग का मात्रक, तो आवेग का जो मात्रक होगा वो न्यूटन सेकंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो ऊर्जा की इकाई के समान है आपसे पूछा गया, तो कार्य, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी दिया गया है, जिसका क्या होता है? जूल, ये भी आपको पता है। कम समय में अगर तीव्र गति से दोस्त करवा रहा हूँ, इसे कर लीजिए। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको मिल जाएंगे। त्वरण का पूछा गया है, इसमें क्या होगा? मिलान करना है, तो त्वरण का होगा न्यूटन मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वो सॉरी दोस्त, त्वरण का मीटर सेकेंड स्क्वायर होगा, और बल का होगा न्यूटन, और कार्य का होगा जूल, आवेग का होगा न्यूटन सेकेंड। तो ए का क्या आया? ए का आ गया 3 नंबर, ए का 3, और बी का 4, और सी का 1,
और डी का 2, 3 4 1 2 कहाँ पे है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होगा, तो कोणीय का होगा रेडियन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, तो 1/10⁻9 मीटर, कहीं कहीं पे 10⁻−9 भी दिया जाता है। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है, तो 10⁻12, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया हो, कहीं कहीं 1/10⁻12 भी दिया जाता है, 12, ठीक है, माइनस में नहीं, 1/10⁻12 भी लिख दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जूल। जूल किसका है, तो जूल जो होता है वो होता है न्यूटन गुणे 1 मीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। पास्कल की इकाई आपसे पूछा गया, तो पास्कल की इकाई दाब है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। कैंडिला का मात्रक, तो कैंडिला का जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। पार्सेक इकाई किसकी है, तो पार्सेक होती है, हमें पता है पार्सेक है दूरी की इकाई, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, अदिश राशि का उदाहरण बताइए। तो अदिश राशि का उदाहरण यहाँ पे देखिए, जो बल और त्वरण और तापमान है, ये तीनों की तीनों क्या हैं, ये तीनों की तीनों क्या हैं दोस्त, सॉरी दोस्त, बल और त्वरण और संवेग, बल और त्वरण और संवेग ये तीनों के तीनों सदिश हैं, लेकिन तापमान जो है एक अदिश राशि है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है। सदिश जो सभी राशियां पूछा गया है, तो यहाँ पे देखेंगे बेग त्वरण बल, बेग त्वरण बल, जो कि सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम समय में जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ कर लीजिए दोस्त, क्योंकि पेपर आपके बिल्कुल नज़दीक है। सदिश राशि का उदाहरण क्या है, तो सदिश राशि का उदाहरण आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे बल आघूर्ण जो है ये सदिश राशि का उदाहरण है, और लंबाई, घनत्व, आवृत्ति ये सभी के सभी अदिश राशि हैं। शून्य परिणामी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक दो सदिशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो दो सदिशों की जो न्यूनतम संख्या वो होगी, वो 2 होगी, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सदिशों की गुणनफल से क्या प्राप्त होता है, तो सदिश भी प्राप्त हो सकता है और अदिश, इसलिए ए व बी दोनों सही हो जाएगा। अदिश गुणे अदिश क्या होता है, अगर अदिश को अदिश से हम गुणा करेंगे तो ये अदिश ही बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिणाम के गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बल, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे, अन्य कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर की जीके का डर खत्म हो जाएगा। इसमें वही प्रश्न रखे गए हैं जो हर पेपर में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और नीचे देखेंगे जीव विज्ञान, संविधान, भूगोल, स्टैटिक जीके के साथ 288 पेज में इस ई बुक को तैयार किया गया है। और इस ई बुक को आप देख सकते हैं कि किस तरह, जैसे यहाँ पे आप इतिहास देखिए, किस तरह वन लाइनर के रूप में एक एक की पॉइंट को रखा गया है, जो आपके लिए रामबाण साबित होगा, और इमेज और कलरफुल के साथ इस ई बुक को तैयार किया गया है, जिससे आपके अंदर पढ़ने की रुचि हो, और पढ़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आपके अंदर का पूरा जो डर है जीके का वो खत्म हो जाएगा, और ये आपके लिए यह ई बुक रामबाण साबित होगी। अगर आप इस ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, अपने अंदर के जीके का डर भगाना चाहते हैं, तो इस ई बुक को अभी मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं। इस ई बुक को परचेज करने के लिए आपको ये नीचे में आपको यूपीआई आईडी दिया गया है, पूजा BCIT05@OKSBI। इस पर आप 39 रुपये पे करके आपको इस नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, यहाँ पे आपको ई बुक सेंड कर दी जाएगी। अगर आपको नहीं पता है ई बुक हमें कैसे परचेज करनी है, तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, यहाँ आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। देखिए, निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु को क्या कहा जाता है, तो वेग कहा जाता है, जो कि सी में दिया गया है। किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाता है, तो समरूप कब कहा जाता है, तो जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद कर ले। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध क्या है। चाल, दूरी और समय का जो सही संबंध है, हमें पता है क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, जो कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है बी में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होता है जब क्या होता है, उनका जो त्वरण है वो क्या होगा, शून्य होगा, शून्य में त्वरण होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का क्या होता है, वेग क्या होता है, समरूप होता है। अगर विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाएगा तो वेग होगा समरूप। अगला प्रश्न है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा जो तय की गई दूरी जो किसके समानुपाती होती है, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होती है।
अगला प्रश्न है 5 किलोग्राम की वस्तु पर 40 न्यूटन का बल को लगाने से प्राप्त त्वरण कितना होगा। तो मैंने इसका आंसर तो बता दिया था कि जो कि 8 मीटर सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि त्वरण बराबर जो होता है आपका, मैंने बता दिया था, न्यूटन बाई किलोग्राम होता है। तो आप रख देंगे तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति, तो बस की गति देखिए, भीड़ भाड़ में कोई चीज़ समान नहीं रहेगी, असमान रहेगी, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा। यदि वेग के समय यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, यदि वेग समय ग्राफ समय के अक्ष समांतर हो तो क्या होगा, आपको यह बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर वेग समय और ग्राफ समय का अक्ष अगर समांतर है तो वस्तु का नियत जो है वो वेग से चल रही होगी। ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न दोस्त, ये प्रश्न बने थे कई पेपर में, इसलिए मैंने उठाया। नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे जो शून्य को प्रदर्शित करेगा ये वाली लाइन है, जो कि बी सी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गति का दूसरा समीकरण, तो गति का दूसरा जो समीकरण होता है, गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है, किसके, स्थिति और समय के बीच संबंध देता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। तो मैंने अभी देखा, सबसे पहले बताया था वेग, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग के रूप में। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय क्या होता है। तो वेग में परिवर्तन लगने वाले समय को हम त्वरण कहते हैं। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको बताना, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर अगर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार का जो संबंध होगा, वो कार का अगर वेग जो रहेगा वो निरंतर बदलेगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि निरंतर बदल रहा है। जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा। तो इसका त्वरण जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, अगर वो एक समान से चलेगी तो। यहाँ पे बताना है, का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर उसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिए, दूरी एवं चाल का उपयोग करके, कि वेग और चाल का उपयोग करके, कि दूरी और विस्थापन का उपयोग करके, कि विस्थापन और वेग। तो यहाँ पे आप देखेंगे कहा गया था, वस्तु को समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाना। तो मतलब दूरी और विस्थापन का उपयोग करके काम किया जा सकता है, जो कि सी में दिया गया है। वेग और समय का गुणनफल क्या होता है। तो वेग और समय का गुणनफल विस्थापन कहलाता है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो वस्तु का विस्थापन भी शून्य माना जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक वस्तु के ऊपर की ओर फेंका गया और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले का पास वापस आ जाती है। तो देखिए, अगर वापस आ गई, जब ऊंचाई पर गई, तो इसका जो वास्तविक विस्थापन होगा शून्य हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। तो विस्थापन के जो परिवर्तन दर को हम वेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर देती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे असमान दूरी तय करेगी तो हम असमान गति कहेंगे, जो कि ए में दिया गया है। निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया जाता है तो टी सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्न में से समानुपाती होती है। तो देखिए, इसका आंसर जान जाइए, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया, टी के पावर 3/2। इसको मैंने डिफिनेशन में न्यूमेरिकल के रूप में करवा दिया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही हो तो क्या होगा, आपको बताना है। तब कहा जाता है कि वह गतिशील है। अगर लगातार स्थिति बदलती है तो वह गतिशील की स्थिति में है। किसी वस्तु का त्वरण इसके प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। हमें पता है वस्तु का त्वरण जो है इसके वेग के
वेग में प्रति इकाई के समय में परिवर्तन के बराबर, जो कि उप परिवर्तन में होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। बल विस्थापन संवेग तो बिल्कुल नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर, वेक्टर मतलब सदिश राशि है, तो सदिश जो इसमें दिया गया वेग है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। फ्रेम के संदर्भ में जो समय के फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के दर को, देखिए यहीं फिर कहा गया एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के दर को क्या है और उसे क्या कहा जाता है, तो भैया परिवर्तन की दर को हम वेग कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु को वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है, तो वेग विस्थापन ग्राफ कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। शून्य त्वरण का अर्थ है, शून्य त्वरण का जो अर्थ होता है वो वस्तु का वेग स्थिर होता है, तब शून्य त्वरण का अर्थ होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होता है, तो धनात्मक त्वरण का होता है जब वस्तु वेग से बढ़ जाता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है, क्या वस्तु का वेग बढ़ जाता है। गति का द्वितीय समीकरण का फार्मूला आपको बताना है, तो गति का द्वितीय पहला समीकरण का जो होता है b बराबर u प्लस ए टी होता है, और द्वितीय समीकरण का होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये भी याद रख लेना है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होता है, समान त्वरण होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, भैया पता है दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, कोई पिंड बी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है या ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आती है, तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात, तो इसका जो दूरी और विस्थापन का अनुपात अनंत होगा, जो कि डी में दिया गया है। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील है, छूता है तो पिंड गतिशील है। कैसे आपको बताना है, बदलते हुए त्वरण से गतिशील है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है, क्या बताता है, उसकी चाल को, सुरक्षित चाल को, जो कि ऑप्शन आपके सॉरी दोस्त सुरक्षित नहीं होगा किसी, क्योंकि वाहन गति माप यंत्र बताता है, जो तत्क्षणिक चाल को उस समय जो चलता है उस चाल को बताता है। ये गलत बता दिया गया था, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, तत्क्षणिक चाल को, जो कि बी में दिया गया है। एक समान त्वरण पर गति के समीकरण में कौन सा समीकरण है, एक समान, देखिए एक समान त्वरण में गति का समीकरण का जो है मैंने बताया b बराबर u प्लस ए टी, जो कि b में दिया गया है। किसी पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है, तो गति में परिवर्तन क्या होगा, तो -2u का परिवर्तन होगा, जो कि डी में दिया गया है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है, कब कहा जाता है, जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हों, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो एक समान वृत्तीय गति चाल अचर और वेग चर रहते हैं तब। अगला प्रश्न है, वेग बी वेग से चलती हुई कार का ड्राइवर ए दूरी पर अचानक सामने एक चौड़ी दीवार देखता है, तो निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, मतलब करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेजी से ब्रेक लगाना चाहिए और तेजी से मोड़ लेना चाहिए, जो कि दोनों सही है, तो ए व बी दोनों होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, किसके समय के समानुपाती, तो जो पिंड का विस्थापन होता है वो त्वरण के समरूप समय के समानुपाती पाया जाता है, जो कि बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो किसके समानुपाती होती है, तो गिरने के समय के वर्ग के, जो कि सी में दिया गया है। मोटर गाड़ी ए बी की दूरी समय ग्राफ से पता चलता है, अब इसमें आपको बताना है समय ग्राफ से पता चलता है, ए का समान वेग से चली किंतु बी से नहीं, पहला गलत है। पूरी दूरी तक बी की अपेक्षा ये अधिक वेग से चली, देखिए ये अधिक वेग, ये भी गलत है। पूरी दूरी तक ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली, देखिए बी अधिक वेग से चली, क्योंकि बी अधिक वेग चली, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्नलिखित ग्राफ को क्या प्रदर्शित करता है, आप इसमें बताना है, तो इसमें क्या प्रदर्शित करता है, तो एक समान केवल त्वरण प्रदर्शित करता है, एक समान त्वरण वेग समय, तो जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। वेग ऊपर दिया गया है, नीचे समय, उसमें पूछा गया था क्या प्रदर्शित करता है, तो केवल त्वरण प्रदर्शित करता है। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं, देखिए शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की जो समान त्वरण होती हैं, ये आपको याद रखना है।
शून्य से जो स्वतंत्र रूप से गिरती हैं वस्तुएं वह समान त्वरण होती हैं। एक वस्तु आसमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब क्या होगा, तो वेग समय और ग्राफ रेखीय होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है, तो डी स्क्वायर यस बाई डी टी स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। एक कण एक समान वेग से गतिमान है और कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए, एक समान गति से जब गतिमान रहता है तो आपको पहले बताया गया कि इसकी त्वरण शून्य रहती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछा गया एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण क्या होगा, तो अभी आपने पढ़ा शून्य, जो कि डी में दिया गया है। मंदता का अर्थ क्या होता है, तो मंदता का अर्थ होता है ऋणात्मक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है, तो वस्तु का त्वरण क्या होगा, एक समान होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है, किसकी, त्वरण की। यहाँ पे क्या कहा गया, प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन, तो इस त्वरण की होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर कौन सा घर्षण होगा, तो पश्चिम दिशा में होगा, पहिए में जो घर्षण होगा पश्चिम दिशा में होगा, जो कि सी में दिया गया है। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर है तो गति क्या होगा, तो गति एक समान होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद व लकड़ी के गेंद को निर्वात या ऊंचाई से गिराया जाता है, तो दोनों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। तो देखिए, दोनों को बिल्कुल समान समय लगेगा इसमें, जो कि बी में दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद कर लेना है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा। फिर यहाँ पे कहा एक समान त्वरित वेग के लिए त्वरित गति के लिए एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा, तो ये हो जाएगा सरल रेखा ग्राफ, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट दो टॉपिक के जो मैंने बच्चों के द्वारा मुझे पता चला कि इस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा बन रहे हैं, इसलिए मैंने इस दो टॉपिक का थ्योरी भी कंप्लीट करवा दिया है। अगर बच्चे कहेंगे तो जो शेष थ्योरी है वो शाम को आपको वीडियो मिल जाएगी। तो धन्यवाद, मिलूंगा दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्त और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।